देखो, काफी सारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होती हैं और उनमें से कुछ थोड़ी सी ऐसी हैं जो क्योर नहीं हो सकती। हर्पीस इनमें से एक है। ये ऐसा है जैसे कोई गिफ्ट बार बार आपको मिलता रहे, जो गिफ्ट आपको चाहिए भी नहीं। तो आज के वीडियो में बात करेंगे कि हमारी बॉडी हर्पीस से छुटकारा क्यों नहीं पा सकती, अलग अलग टाइप के हर्पीस, कैसे ये स्प्रेड या कॉन्ट्रैक्ट होता है और कुछ पॉसिबल ट्रीटमेंट ऑप्शंस की भी। और क्या आपको भी कभी हर्पीस हो सकता है और आपको पता भी ना चले? तो ये एक खुलासा करने वाला वीडियो है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की एनाटॉमिकल ऑसमनेस। हर्पीस एक वायरल इन्फेक्शन है जो अक्सर स्किन पे वेसिकुलर लीजन्स के रूप में दिखता है। वेसिकुलर लीजन या वेसिकल से एक तरह का ब्लिस्टर होता है और ये इवेंचुअली अल्सरेट हो जाते हैं और हीलिंग के टाइम क्रस्ट या स्कैब बन जाते हैं, बहुत दुखते हैं। हर्पीस जो होता है दो अलग अलग वायरसेस में से एक की वजह से हो सकता है, हालांकि कुछ लोगों ने दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं। एक का नाम है हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1 या HSV1 और दूसरा है हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 2 या HSV2। अब HSV1 अक्सर मुंह या लिप्स के आसपास सोर्स से जुड़ा हुआ होता है, जिसे लोग कोल्ड सोर्स या फीवर ब्लिस्टर्स कहते हैं, जबकि HSV2 अक्सर जेनिटल स्ट्रक्चर और एनस के आसपास सोर्स से जुड़ा होता है। लेकिन इन दोनों वायरसेस के बीच थोड़ी सी क्रॉसओवर की संभावना होती है और ये इस पर डिपेंड करता है कि आप इन्हें कॉन्ट्रैक्ट कैसे करते हो। HSV1 टिपिकली ओरल सेक्रेशंस के डायरेक्ट कांटेक्ट से स्प्रेड होता है किसी ऐसे पर्सन से जो HSV1 से इन्फेक्टेड है, और ये अक्सर बचपन में होता है, जैसे कोई पेरेंट्स या सिबलिंग के पास विजिबल एक्टिव लीजन हो या फिर ओरल सिक्रेशन, किसिंग या कोई चीज शेयर करने से ट्रांसफर हो जाता है जो कि मुंह तक जाती है। अच्छा, आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, हमेशा विजिबल लीजन होना बिल्कुल जरूरी नहीं है H1V स्प्रेड करने के लिए, क्योंकि कुछ लोगों के पास माइल्ड रीएक्टिवेशंस होते हैं इस इन्फेक्शन के, जो हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, और वो भी इससे स्प्रेड कर सकते हैं। बस जब विजिबल बड़े लीजन्स होते हैं, ये लीजन्स ज्यादा वायरस शेड करते हैं, जिससे वायरल लोड बढ़ता है और ट्रांसमिशन का रिस्क भी बढ़ जाता है। अब क्योंकि HSV1 ऐसे स्प्रेड होता है इन्फेक्टेड ओरल सेक्रेशंस के थ्रू, इसे टेक्निकली या जनरली क्या होता है, इसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन तो नहीं माना जाता है, हालांकि इसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। हालांकि HSV2 को टिपिकली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन माना जाता है और इसका कारण ये है कि ये ज्यादातर जो इन्फेक्टेड पर्सन होते हैं उनके जेनेटिकल स्ट्रक्चर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से ट्रांसफर होता है। तो एक चीज जो शायद आप लोग अभी सोच रहे हो, क्या HSV1 जेनिटल रीजन में और HSV2 मुंह या लिप्स के आसपास हो सकता है? और जवाब है हाँ, दोनों वायरस टाइप्स को जेनिटल और ओरल लीजन से आइसोलेट किया गया है दोस्तों। बस ज्यादा कॉमन ये है कि HSV1 मुंह के आसपास और HSV2 जेनिटल एरिया के आसपास होता है। ऑब्वियसली ये ट्रांसफर ओरल फॉर्म्स ऑफ इंटरकोर्स के थ्रू होता है, जैसे अगर किसी के पास HSV1 है मुंह के आसपास और वो ओरल इंटरकोर्स करता है तो HSV1 जेनिटल स्ट्रक्चर तक ट्रांसफर हो सकता है, और ये उल्टा भी हो सकता है, अगर किसी के पास HSV2 है जेनिटल एरिया में और ओरल इंटरकोर्स करता है तो मुंह तक भी हो सकता है उसके। अब हमें ये डिस्कस करना है कि हर्पीस हमें गिफ्ट की तरह बार बार क्यों मिलती रहती है, या फिर ऐसे कहें क्यों हमारा इम्यून सिस्टम इस वायरस को पूरी तरह खत्म ही नहीं कर पाता है। सवाल आता है ना दिमाग में, क्योंकि जो लोग हर्पीस जैसे कोल्ड सोर्स या दूसरे मैनिफेस्टेशंस फेस कर चुके हैं भाई साहब, वो जानते हैं कि फ्लेयर्स हो सकते हैं जहां लीजियंस दिखाई देती है और फिर हील हो जाती है और छोड़ देते हैं वो, फिर दोबारा फ्लेयर्स हो सकते हैं, और ये फ्लेयर्स कितनी बार और कितनी फ्रिक्वेंटली होते हैं इसमें काफी वैरायटी भी होती है। और इसे समझने के लिए हमें बात करनी होगी प्राइमरी इन्फेक्शन के बारे में, और फिर कैसे वायरस एक लेटेंट फेज में सेट हो जाता है, और आपको बता दूं रीएक्टिवेट भी हो सकता है ये पीरियोडिकली। तो जब कोई इंसान पहली बार वायरस के कांटेक्ट में आता है तो वायरस एपिथेलियल सेल्स को इन्फेक्ट करता है, और एपिथेलियल सेल्स स्किन की सरफेस और कुछ म्यूकस मेम्ब्रेन्स बनाते हैं, जैसे मुंह की इनर लाइनिंग जो होती है। लेकिन ये वायरस लिटरली इन एपिथेलियल सेल्स के अंदर घुस जाता है और रेप्लिकेट और कॉपी करना शुरू कर देता है इनकी। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी डिस्कशन के लिए, वायरस एक सेंसरी न्यूरॉन में चला जाता है जो उस स्किन एरिया के पास होता है, और एक बार जब ये सेंसरी न्यूरॉन में घुस जाता है, वो न्यूरॉन के ऊपर ट्रैवल करता है एक सेंसरी गैंग्लियन तक। समझ रहा हूँ गैंग्लियन थोड़ा अजीब वर्ड लग रहा होगा आपको, लेकिन थोड़ी देर मेरे साथ रहो आप, क्योंकि सेंसरी गैंग्लियन न्यूरॉन सेल बॉडीज का कलेक्शन होता है और सेल बॉडी में न्यूक्लियस और दूसरे ऑर्गेनेलीज होते हैं। अच्छा, अब अगर ये ओरल इन्फेक्शन है तो ये एक गैंग्लियन होता है ट्राइजेमिनल गैंग्लियन, उसमें सेट हो जाता है। आप में से काफी लोगों ने ट्राइजेमिनल नर्व के बारे में सुना होगा। ये फेस का एक बड़ा सेंसरी नर्व है जो फेस की स्किन को सर्व करता है, और अगर ये एक जेनिटल इन्फेक्शन है तो ये सेक्रल गैंग्लियन में जाता है।
अच्छा, मैं ये गैंग्लियन का डिस्कशन इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि यहीं पे वायरस हमारे इम्यून रिस्पॉन्स के कुछ पार्ट से बच जाता है और एक लेटेंट लाइफ लॉन्ग इन्फेक्शन सेट कर देता है। और थोड़ी देर पहले की बात पर वापस आते हैं दोस्तों, जब वायरस पहली बार एपिथेलियल सेल्स में घुस जाता है, ये प्राइमरी इन्फेक्शन की शुरुआत होता है। और प्राइमरी इन्फेक्शन के बारे में इंटरेस्टिंग बात यह है कि काफी लोग एसिम्प्टोमेटिक होते हैं दोस्तों, लेकिन जब सिम्टम्स होते हैं तो इसमें पेनफुल वस्कुलर लीजन्स, स्वोलन लिम्फ नोड्स और हेडेक, बुखार और मैलेज भी हो सकती है। मैलेज मतलब आपको कुछ अच्छा नहीं लगता उसमें। अच्छा, जब ये सब सिम्टम्स होते हैं तो ये एक्सपोजर के 2 से 12 दिन के बीच में शुरू हो सकते हैं, और जब वेसिकुलर लीजन्स होते हैं तो ये 1 से 3 हफ्ते तक रह सकते हैं, और जेनिटल HSV लीजन्स ज्यादातर 2 से 3 हफ्ते की रेंज में रहते हैं। तो प्राइमरी इन्फेक्शन के बाद क्या होता है, जब बॉडी इसे डील करती है तब लेटेंट फेज जो है वो शुरू होता है, जब वायरस सेंसरी गैंग्लियन में कंटेन्ड होता है। याद रखो कि हमारी बॉडी या इम्यून सिस्टम वायरस को पूरी तरह से खत्म कभी नहीं कर सकता है, लेकिन ये इसे कुछ हद तक डील तो कर ही सकता है। फॉर एग्जांपल, बॉडी प्राइमरी इन्फेक्शन से हील और इंप्रूव तो करता ही है, और रिकरेंट इन्फेक्शन के बारे में जो हम बात करने वाले हैं, जो लोग इन्हें फेस करते हैं जानते हैं कि लीजन्स आते हैं और बॉडी फिर से हील हो जाती है। तो हमारी बॉडी में एबिलिटी होती है, खासकर स्किन के पर्सपेक्टिव से, लीजन को हील करने की, और मैं इसे ऐसे सोचता हूँ कि इम्यून सिस्टम वायरस को वापस सेंसरी गैंग्लियन में धकेल देता है और उसे कंटेन करता है जब तक रीएक्टिवेशन इन्फेक्शन नहीं होता। अब कब और कितनी बार आपको ये रीएक्टिवेशन इन्फेक्शंस आपकी बॉडी में आकर हो रहे हैं, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि आपका अपना इम्यून सिस्टम, आप में जो यूनिक चीजें हैं, और एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी इस पे बहुत मुख्य चीज है। अच्छा, कुछ चीजों की बात कर लेते हैं जो रीएक्टिवेशन को इन्फ्लुएंस करती हैं, जैसे इम्यूनोडेफिशिएंसी या इम्यून सिस्टम का ठीक से काम न करना, स्ट्रेस, सनलाइट और बुखार भी। इसीलिए इन्हें कोल्ड सोर्स या फीवर ब्लिस्टर्स कहते हैं, क्योंकि लोग नोटिस करते हैं कि ये फीवर या बुखार के टाइम पॉप अप होते हैं। अच्छा, जब ये रिएक्टिवेशन फेज होता है तो वायरस अपना रेप्लिकेशन साइकिल में वापस आता है और सेंसरी न्यूरॉन के नीचे उस स्किन एरिया तक जाता है जो वो न्यूरॉन सर्व करता है, और एपिथेलियल सेल्स में वापस घुसकर कॉपी करना शुरू कर देता है, और तब वेसिकुलर लेजियंस दोबारा बनने लगते हैं। अच्छा, ये प्रोसेस ये भी एक्सप्लेन करता है कि कुछ लोग जो होते हैं वो प्रोड्रोमल सिम्टम्स क्यों फील करते हैं। ये सिम्टम्स 1 से 2 दिन पहले हो सकते हैं, जब वेसिकुलर लीजन्स या ब्लिस्टर्स बनने शुरू हो जाते हैं, और ये सिम्टम्स में अक्सर दर्द, बर्निंग, टिंगलिंग और इचिंग होती है उस न्यूरॉन के पैथवे में लीजन बनने से बहुत पहले। और मैं दोबारा कहना चाहता हूँ, जैसे मैंने पहले मेंशन किया, ये रीएक्टिवेशन इन्फेक्शंस या फ्लेयर अप्स की फ्रीक्वेंसी और सिवियरिटी हर एक पर्सन में अलग होती है। किसी में कम हो सकती है, किसी में ज्यादा। जैसे मेरे काफी पेशेंट्स हैं जो HSV के लिए पॉजिटिव हैं, स्पेशली HSV1 वाले। वो कहते हैं, ऐसा हमें तो कभी जिंदगी में कोल्ड सोर नहीं हुआ है। मैं उनसे कहता हूं कि शायद तुम उनमें से हो जो प्राइमरी इन्फेक्शन के टाइम एसिम्प्टोमेटिक थे, या प्राइमरी इन्फेक्शन इतना माइल्ड था कि तुमने नोटिस ही नहीं किया कुछ भी, समझ गए, तुम्हें पता नहीं चला, और तुम्हारी बॉडी शायद इस इन्फेक्शन को कंटेन करने के लिए थोड़ी बेहतर काम करती है, समझ रहे हो, ना कि इसे फ्लेयर अप्स या आउटब्रेक्स होने देती है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्राइमरी इन्फेक्शन की सिवेरिटी जो होती है वो अक्सर आउटब्रेक्स की फ्रीक्वेंसी और सिवेरिटी से कोरिलेट करती है। जितना बुरा प्राइमरी इन्फेक्शन होगा उतना ही ज्यादा सिवियर और फ्रीक्वेंट आउटब्रेक्स हो सकता है। एक और बात जो हम कंसिडर करना चाहते हैं वो ये है कि HSV2 जो होती है वो जेनिटल इन्फेक्शन ज्यादा अनफॉरगिविंग होता है। मतलब ये है कि HSV2 जो है वो जेनिटल इन्फेक्शन के साथ आउटब्रेक्स होने की जो संभावना होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है, ना कि ओरल HSV1 इन्फेक्शन के साथ। तो अगर हम इसे क्योर नहीं कर सकते या वायरस को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते, तो क्या हम इन रीएक्टिवेशन इन्फेक्शन या फ्लेयर अप्स के लिए कुछ कर सकते हैं? और जवाब है हाँ, बिल्कुल। जैसे टॉपिकल मेडिकेशंस हैं जो लोग यूज करते हैं, ज्यादातर ये जो टॉपिकल मेडिकेशंस होती हैं वो उनमें ऑइंटमेंट्स होते हैं जो डिस्कम्फर्ट और पेन में थोड़ा आपको हेल्प कर सकते हैं। टॉपिकल लिडोकाइन होता है जो दर्द को नम कर सकता है, फ्लेयर को थोड़ा सहारा बनता है। लेकिन जो मेडिकेशन सबसे ज्यादा डेटा के साथ इफेक्टिव हैं वो हैं एंटीवायरल मेडिकेशंस का ग्रुप। और HSV के लिए आपको बता दूं, कॉमन एंटीवायरल मेडिकेशंस हैं। एक चीज होती है वेलासाइक्लोविर, एसाइक्लोविर और फैमसाइक्लोविर।
और ये सारी मेडिकेशंस काफी एक्सेसिबल हैं, जेनरिक हैं और सस्ती मिल जाती हैं और ये काम करते हैं अगर तुम इन्हें सही से यूज कर सकते हो तो। ये कम से कम ये हेल्प करते हैं, ये वायरस तो नहीं मारते हैं बल्कि वायरस के रेप्लिकेशन को जो है वो थोड़ा स्लो जरूर कर देते हैं, क्योंकि याद रखना जब रीएक्टिवेशन इन्फेक्शन या फ्लेयर होता है वायरस अपना रेप्लिकेशन साइकिल में वापस आता है और कॉपी करना शुरू कर देता है। तो ये मेडिकेशन इससे इनहिबिट करते हैं और इम्यून सिस्टम को वायरस को लेटेंट फेज में वापस धकेलने में हेल्प करते हैं। और जैसे मैंने पहले आपसे कहा, इन मेडिकेशंस को सही से यूज करना बहुत ही जरूरी है। मेरा मतलब है कि जब मेरे पास कोई पेशेंट होता है जिससे कि आउटब्रेक्स होते हैं, मैं कहता हूं कि तुम्हें ये मेडिकेशन शुरू करने होंगे जैसे ही तुम्हें ऐसा लगने लगे कि सोर्स आ रहे हैं। और मेरे पेशेंट जो सबसे अच्छा काम करते हैं वो है प्रोड्रोमल सिम्टम्स को पहचान लेते हैं अच्छे तरीके से। जैसे कि कई लोगों को टिंगलिंग होने लगती है, बर्निंग, दर्द होता है जो सोर्स बनने से पहले होता है, और जैसे ही वो ये सिम्टम्स फील करते हैं मेडिकेशंस लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मेडिकेशंस वायरस को मारती नहीं है, बस रेप्लिकेशन को उसके थोड़ा रोक देती है। तो अगर किसी को सोर्स पहले 1-2 दिन से है तो ये एंटीवायरल मेडिकेशन ज्यादा कुछ तो नहीं करेगी, लेकिन अगर तुम इन्हें जल्दी शुरू करते हो लेना तो आउटब्रेक का टाइम और सेवेरिटी दोनों कम हो सकते हैं आपके लिए। और एक और तरीका है जिनमें ये मेडिकेशन आपको बता दूं यूज हो सकती है, वो उन लोगों के लिए है जिनके आउटब्रेक ज्यादा सिवियर या फ्रिक्वेंट होते हैं। ऐसे पेशेंट्स अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ लोअर डोज या मेंटेनेंस डोज पे रह सकते हैं, मतलब हर दिन छोटी छोटी डोज जो है वो लेते रहना चाहिए। तो अगर वो छोटी छोटी डोज रोज लेते रहते हैं तो उन्हें थोड़ा सा फायदा जो है वो मिल सकता है और फ्रिक्वेंट और सिवियर आउटब्रेक का रिस्क जो है वो उनकी जिंदगी में थोड़ा कम हो जाएगा। अच्छा, तो चलो इसको रैप अप करते हैं कुछ हाउस कीपिंग आइटम्स के साथ। इस वीडियो में हमने हर्पीस के बारे में बात की और ये मुंह या जेनिटल रीजन्स को कैसे अफेक्ट करता है ये बताया हमने, लेकिन शायद आपने सुना होगा कि हर्पीस बॉडी के और भी हिस्सों को अफेक्ट करता है, जैसे आपकी उंगली, इसे हर्पीस विडलो कहते हैं, और आंख भी, जिसे हर्पीस केराटाइसिस कहा जाता है। लेकिन ये सब फ्यूचर वीडियोस के लिए बातें हैं जिनके लिए हम अभी एक्साइटेड हो सकते हैं। और ऑफ कोर्स हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करो। नीचे कमेंट्स में बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा और फ्यूचर में आप क्या देखना चाहते हो। और ऑफ कोर्स मिलते हैं अगले वीडियो में।